सोल्डर मटेरियल में मटेरियल का एक अनुपात होता है, उस अनुपात को आज डिस्कस करेंगे। मतलब ये कि कितने रेशों में जो सोल्डर जो मटेरियल होता है उसको, मतलब ये कि कितना कितना किस किस काम के लिए कितना रेशो यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए जनरली क्या होता है, एक टेबल बना लेंगे हम। टेबल के थ्रू समझेंगे तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज जानकारी अपने को पता चल जाती है। ठीक है, और वो चीज हमको याद भी रखना है। मेन बात क्या है, एक बार पढ़ना तो है लेकिन हमको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसको याद रखने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, वो कैसे याद रखेंगे। टेबल के थ्रू अनुपात, किसका अनुपात याद रखना है हमको, सोल्डर अलॉय, फिजिबल अलॉय के बारे में मैंने बता दिया कि जो फ्यूज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और वो मिश्र धातु के रूप में रहता है, तो उसको उस अलॉय का यूज करेंगे तो किस कार्य के लिए कितना अनुपात चाहिए हमको, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम टेबल के थ्रू फिजिबल अलॉय के को समझने का प्रयास करते हैं। टेबल बना लेंगे, एक छोटा सा टेबल। किसका टेबल रहेगा, फिजिबल अलॉय। मतलब ये है कि हिंदी में इसको बोलते हैं जनरली, अपनी साधारण भाषा में रागा कहा जाता है। फिजिबल अलॉय को रागा कहते हैं या सोल्डर कहते हैं, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्यूजिबल अलॉय, या इसको क्या बोलेंगे हम, सोल्डर वायर, सोल्डर वायर, या हिंदी में इसको बोलते हैं रागा। साधारण जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं ज्यादातर, मतलब ये जो ज्यादा अपने, मतलब ये कि उनको इस चीज के बारे में मतलब इंग्लिश वर्ड पता नहीं रहता, तो वो जनरली क्या होता है, जनरली छोटे छोटे बच्चों को ये भी पता होता है कि सोल्डर करने के लिए रागा का उपयोग करते हैं। रागा एक वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड है ये रागा। ठीक है, तो इसी, चलो हम टेबल के माध्यम से फिजिबल अलॉय को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिजिबल अलॉय को दूसरे नाम से, दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो सोल्डर वायर, सोल्डर वायर के नाम से जाना जाएगा। या हिंदी में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाले जो दुकान में काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह, ये सारी चीज सुधारते हैं, तो ये जनरली क्या होता है, रागा वर्ड का यूज करते हैं। और इसी को हम, मतलब ये साधारण भाषा है, लोकल लैंग्वेज कहलाती है ये रागा। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि बोले रागा क्या होता है। ठीक है, तो हम टेबल के माध्यम से अलग, तो हम रागा को समझने का प्रयास करेंगे और इसको याद भी रखना है हमको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है याद रखना, ज्यादा टाइम तक की याद रखना, उसके लिए हमको उसको उसके हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको लंबे टाइम तक ये याद रखना, ऐसा नहीं कि एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हमको पूरी की पूरी टॉपिक, पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कितना अनुपात में होना चाहिए, सोल्डर जो फिजिबल सोल्डर सोल्डर वायर वगैरह होता है या रागा है, इसका अनुपातिक मिश्रण कितना होगा। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो अलग अलग, जैसे सॉफ्ट सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर में लेड और टीन का अनुपात क्या होगा, ये चीज हमको पता होना चाहिए। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर करेंगे तो लेड और टीन का अनुपात कितना होगा। प्लम्बिंग कार्य के लिए हम इसका यूज करेंगे तो उसमें लेड और टीन का अनुपात कितना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अनुपात, रेशो याद रखें, क्योंकि रेशो से रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे नेम रख देंगे हम। ठीक है, मतलब जो भी जिस चीज में यूज करेंगे हम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया या सॉफ्ट सोल्डर हो गया या मीडियम सोल्डर हो गया या आपका जो प्लम्बिंग कार्य है, प्लम्बिंग कार्य मतलब हार्ड सोल्डरिंग कहलाती है। प्लम्बिंग कार्य में जो होती है वो हार्ड सोल्डरिंग होती है और जो सॉफ्ट सोल्डरिंग अलग चीज हो जाती है। सॉफ्ट में मतलब वो छोटे मोटे कार्यों में। ठीक है, मीडियम सोल्डरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग होती है, बहुत सारी
ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोल्डरिंग होती है, तो उसमें हम यूज अनुपात कितना लेंगे, उसका रेशो कितना होगा, ये सारी चीज़ हम उसका टेबल के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेम लिख देते हैं। यहाँ पे लेड और यहाँ पे होगा आपका टीन, और ये क्या होगा, परसेंट में रखना है। लेड और टीन, ये जो अनुपात हम लेंगे ये क्या है, परसेंट में रखना है। ठीक है, तो सॉफ्ट, पहला जो पॉइंट है आपका सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर के लिए लेड का परसेंट, सॉफ्ट सोल्डर के लिए लेड का परसेंट कितना होगा, टीन का परसेंट कितना होगा, ऐसे मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो सॉफ्ट सोल्डर के लिए देखते हैं हम। तो सॉफ्ट सोल्डर के लिए लेड का जो परसेंट होगा ये 40% रखा जाएगा, और 40% जब इसका रखेंगे तो टीन का परसेंट कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो 100 में 40% लेड रखेंगे तो कितना बचा, 60% बचा। तो हम यहाँ पे 40% जो होगा लेड की मात्रा होगी और टीन की मात्रा होगी 60%। तो कुल मिला के ये दोनों को मिक्स करेंगे तो हो गया 100% सोल्डर, और वो कौन सा सोल्डर हो जाएगा, तो सॉफ्ट सोल्डर। फिर दूसरा होता है मीडियम सोल्डर। दूसरा होगा क्या, मीडियम सोल्डर। ठीक है, तो मीडियम सोल्डर है। अब ये रेशो में याद रखना है हमको, तो ये 40 था, 40 के बाद मैं 50% लूंगा मीडियम के लिए, और जब ये 50% लूंगा तो सिंपल सी बात है, टीन की मात्रा कितनी होगी, तो 50% हो जाएगी। तो ये भी 50% हो गया, कुल मिला के दोनों मिला के क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है, तो ये मीडियम सोल्डर के लिए लेड का अनुपात कितना होता है, टीन का अनुपात कितना होता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। फिर जो तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर, इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए हम लेड और टीन का अनुपात कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मार्क करके रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर के लिए हम देखेंगे कि लेड का परसेंट कितना होता है। तो यहाँ 40 था, हम एक सीधे सीधे वे में चल रहे हैं ताकि हमको याद भी रखना है। ठीक है, लंबे टाइम तक के याद रखना है। तो 40% के बाद सीधा 50%, और 50% के बाद सीधा आ गया क्या, 60%। तो यहाँ पे क्या होगा, 60% किसका होगा, लेड की मात्रा होगी, और टीन की मात्रा कितनी होगी, तो 40%। तो ये इसको अंडरलाइन करके रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में वीआईपी है, ये वीआईपी कर देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, यही अनुपात पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो रागा से रिलेटेड या फिजिबल एलॉय से रिलेटेड या सोल्डर वायर पूछेगा। तो सोल्डर वायर, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर वायर बनाने के लिए लेड का परसेंट कितना होगा, टीन का परसेंट कितना होगा, दोनों का मिश्रित क्रम भी आता है। ठीक है, तो यही अपने को याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी ये चीज याद नहीं, आज तक एग्जाम में पूछा नहीं, लेकिन इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अपने को ये ज्यादा याद रखना है, टेबल तो अपने को याद रखना है, थोड़ी बहुत हल्के, इसमें ये उतना याद नहीं भी रखे, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है आपका वो होता है प्लम्बिंग कार्य के। यहाँ पे जो भी कार्य चल रहे हैं, सॉफ्ट सोल्डर, ठीक है, मीडियम सोल्डर, ठीक है, और तीसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर, और चौथा होगा प्लम्बिंग। प्लम्बिंग जानते होंगे आप, आगे हम डिस्कस करेंगे प्लम्बिंग के बारे में, आगे पूरी फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जानकारी यही बता देता हूं मैं। प्लम्बिंग, ठीक है, तो प्लम्बिंग कार्य के लिए हम जो भी अनुपात लेंगे वो कितना रहेगा, तो 40, 50, 60 के बाद सीधा कहा 70%, सीधी सी बात है। लेड की मात्रा कितनी होगी, 70%। टीन की मात्रा कितनी होगी,
70 में 30 जोड़ेंगे तो 100% ही होगा ना, तो यहाँ पे हो गया ये 30%। तो कुल मिला के ये टेबल जो है हमको, ये पूरा का पूरा जो टेबल है हमको याद रखना है, ठीक है। और एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक शोल्डर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा शोल्डर एग्जाम में पूछा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक शोल्डर। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है ये, बार बार भी एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईटीआई की एग्जाम, आईटीआई की खुद की जो एग्जाम होती है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो एग्जाम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव टेक्निकल की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि इलेक्ट्रॉनिक शोल्डर बनाने के लिए लेड का परसेंट कितना होगा, टीम का परसेंट कितना होगा। टीम का परसेंट 40 होगा, लेड का परसेंट 60 होगा। तो ये हमको रटना नहीं, ये समझना है। समझ के कि ये टेबल जब समझ लोगे आप तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे का टेबल हम देखते हैं। टेम्परेचर के आधार पर हम जो रागा का कैसे अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। या शोल्डर वायर को टेम्परेचर के आधार पर, मतलब ये कि तापमान होता है कि इतने तापमान पर, और वहां से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ ये वाले टेबल से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आईटीआई की एग्जाम दो या कोई भी टेक्निकल की कोई भी एग्जाम दो। जेई तक की एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखा गया। रेलवे का एग्जाम हो, लोको पायलट का एग्जाम हो, और बहुत सारे एग्जाम हो, जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा तो वहां बता दूंगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और आगे हम आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे का टेबल ये रहेगा कि टेम्परेचर के आधार पर जो शोल्डर वायर को कैसे हम अनुपात में लेंगे, ठीक है। शोल्डर वायर इन टेम्परेचर, मतलब ये कि टेम्परेचर के आधार पर हम शोल्डर वायर को कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि कितने टेम्परेचर में कितना अनुपात होना चाहिए, ये सारा चीज टीन और लेड का परसेंट। अब यहाँ पे देखो ये वाला, इसके पहले जो टेबल बनाया था वो टेबल में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उनको वीआईपी हमने मार्क कर लिए। आगे भी जो एक छोटा सा टेबल बना लेंगे, उसमें भी जो वीआईपी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा, जो फेमस होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उससे देखते हैं हम शोल्डर वायर इन टेम्परेचर, ठीक है। शोल्डर वायर का टेम्परेचर के आधार पर हम इसका एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं कि टीन की मात्रा कितनी होगी और लेड की मात्रा कितनी होगी। और ये भी एक सिंपल से वे में जैसे समझा रहा हूँ उसी के आधार पर आप समझ लोगे तो लंबे टाइम तक याद है। टेबल की एक ही खासियत होती है कि उसको हम, अगर मान लो टेबल को हम बना रहे हैं, लंबे टाइम तक याद रखना है तो उसको किस वे में बनाना है, ठीक है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट बता, आपने अगर एक बार पढ़ ली ये टेबल को, पूरी लाइफ भर आपने पूरी जितनी लाइफ है उतनी लाइफ भर याद रखोगे, ये याद रख लेना, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पे क्रमांक लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे क्रमांक चलेगा। फिर उसके बाद यहां पे टीन की मात्रा, मतलब ये कि टीन का परसेंट कितना होगा, ठीक है। टीन के बारे में तो जानते हो आप, ठीक है। मतलब ये कि ये एक धातु होती है, टीन एक धातु होती है जो नॉन पोरोसिव धातु होती है। नॉन पोरोसिव मतलब ये है कि धातु में कभी, मतलब ये कि अगर इस धातु को किसी भी चीज में, अगर मान लो कोई भी दूसरी अन्य धातु पे लेप कर देंगे मतलब उसको कोटिंग कर देंगे, तो कभी वो उस धातु पे जंग नहीं लगेगा। तो ये कोटिंग करने के लिए बढ़िया अच्छी धातु है। और ये नमी रहित, मतलब ये कि इसमें नमी का इफेक्ट नहीं होता, धूल का इफेक्ट नहीं होता, और बहुत सारी चीज, कोरोजन लगने नहीं देता, और बहुत अच्छे काम होता है टीन, ठीक है। और लेड के बारे में तो आप जानते हो, बहुत ही फेमस धातु है लेड, ठीक है। लेड भी बहुत फेमस धातु है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कहाँ यूज करता है, लेड एसिड बैटरी, जो घरों में इन्वर्टर में लगी होती है ना, वो लेड एसिड बैटरी होती है, और उसी में इस लेड का यूज करते हैं।
इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, तो ये चीज हमको याद होगा। टीन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कॉपर के ऊपर टीन की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके जो लैंप वगैरह होते हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्रमांक डाल देते हैं, ठीक है। टीन की मात्रा कितनी रहेगी, लेड की मात्रा कितनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अनुपात ही देख रहे हैं हम, मतलब ये कि टेम्परेचर के आधार पर ये सोलर वायर का ये जो अनुपात है, रेशो है, ये रेशो हम कितना लेंगे, ठीक है। अगर ये रेशो के बारे में हमको पता होगा कि इतने इतने रेशो लेंगे इतने टेम्परेचर पर, और ये ITI से लेकर और कोई भी कॉम्पिटेटिव की जो एग्जाम होती है वहाँ पे ये यहाँ से इस टेबल में एक क्वेश्चन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही है, ये समझ लो आप, ठीक है। कि यहाँ पे ताप लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्रमांक हो गया, यहाँ टी की मात्रा हो गई, यहाँ लेड की मात्रा हो गई, और यहाँ पे क्या होगा, ताप, मतलब कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम ये मतलब ये इसके पहले जो भी मटेरियल लिए उसका अनुपात लिए, तो उसमें कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल मतलब ये कि बना लेंगे हम, याद कौन सा टेम्परेचर याद रखना है और कौन से अनुपात याद रखना है, वो चीज हमको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला जो है आपका, अगर यहां से चालू करते हैं, एक वे में चालू करना है, याद कैसे रखना है कि एक सिंपल से वे में याद रखना है कि पहले मतलब ये है कि हमको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको याद रखना है, और यहाँ पे लेड की जो मात्रा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है। और उसका टेम्परेचर भी यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि क्या है जनरली हम क्या हुआ, सोल्डर वायर मैंने आपको बताया था, सोल्डर वायर का कितना टेम्परेचर 450 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। सोल्डरिंग करते समय सोल्डर वायर का जो टेम्परेचर है वो उसके कम में ही मेल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम 450 जनरली क्या है, सोल्डरिंग करते समय हमको तापमान की आवश्यकता कितना उसका एक निश्चित मान है, तो वो 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस के अंदर में ही हमको काम करना है, और अंदर में काम करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कितना अनुपात लेंगे और उसका टेम्परेचर कितना, अनुपात में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। इसका अनुपात के आधार पर ही उसका टेम्परेचर डिसाइड हुआ है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो पहला जो अनुपात है, यहाँ पे हम ये वाला टीम का जो अनुपात इधर लेके जाना है हम, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं उस टाइप का बना दे रहा हूँ कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, टीन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और लेड क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी टीन इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा मतलब ये है कि ये बढ़ेगा, टीन की मात्रा क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। लेड की मात्रा जो है ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब इस टेबल में मैं याद कैसे रखना है वो चीज बता रहा हूँ, मैं उसको ट्रिक बता रहा हूँ कि याद कैसे रखना है। तो टीन की मात्रा जो है ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब यहाँ से नीचे आ रहे हैं, मतलब ये कि बढ़ रही है, ठीक है। और लेड की मात्रा जो है वो क्या हो रही है, घटेगी मतलब ये है कि ये डिक्रीज होगा, ठीक है। और टेम्परेचर भी यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखूंगा, ऑर्डर मतलब ये क्रम में, किस क्रम में जमाना है। तो पहला जो है टीन का परसेंट अगर मैं 10% ले रहा हूँ, कितना परसेंट ले रहा हूँ, 10% ले रहा हूँ, तो लेड का परसेंट कितना लेना चाहिए, 90%। सिंपल सी बात है, 90 लेंगे, टोटल कितना हो गया, 100% हो गया, ठीक है। और इसका तापमान कितना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसका जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखना है, ठीक है। ये टेम्परेचर जो रखना है वो काय में रखना है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तापमान को, ठीक है। और ये जो लेड का परसेंटेज में रखना है, लेड की जो भी मात्रा मिलाएंगे हम, टी की जो भी मात्रा मिलाएंगे, तो ये सारे जो परसेंट में रहेंगे, तो ये 300 डिग्री सेल्सियस होगा इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर टीन की मैं 10% मात्रा लेता हूं और लेड की 90% मात्रा लेता हूं, तो 300 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा मतलब पिघल जाएगा मतलब ये कि लिक्विड में चेंज होगा। वो तो सॉलिड रहेगा पहले स्टार्टिंग में सॉलिड, लेकिन हम जब उसको गर्म करेंगे, ठीक है, सोल्डिंग आयरन से गर्म करेंगे तो मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा कितने में, 300 डिग्री सेल्सियस, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए चलेगा, 450 तक के तो इसका टेम्परेचर रहता है, लेकिन 300 डिग्री सेल्सियस जैसे ही उसको मिलेगा, ये वाले अनुपात वाले वायर को जैसे ही 300 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, तो ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो भी जिस सरफेस पे लगाना है वहां जाके बढ़िया
चिपक जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है आपका, दूसरा रेशो देखते हैं हम। दूसरा रेशो देखते हैं तो ये 10% लिए हम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है हमारा। ये यहाँ पे कोड मैंने निर्धारित कर दिया कि ये क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होगा और लेड जो है ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगा। ठीक है, और टेम्परेचर भी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगा। ये चीज इस वे में आपको याद रखना है। तो ये 20% होगा आपका 3। ठीक है, और लेड की मात्रा कितनी होगी तो 80% होगी। कितनी होगी? 80%। और इसका टेम्परेचर कितना होगा तो 275 डिग्री सेल्सियस, 275 डिग्री सेल्सियस। अब समझ आ गया? ठीक है, कि हम घट रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, इस नीचे आने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। ये वाला क्या है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और आपका जो टीन की मात्रा जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर तीसरा रेशो देखते हैं हम। चलो, इस टेबल में और एक चीज छूट गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छूट गया था कि टीन का अपने को टेम्परेचर भी याद रखना है। वो जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब सोल्डर वायर के बारे में पूरा डिस्कस कर रहे थे, तो वहां से स्टार्ट किया था। तो मैंने बताया था कि ये टीन का टेम्परेचर, मतलब ये कि इसका मेल्टिंग गलनांक बिंदु कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं गलनांक बिंदु, और वो कितना होता है, इंग्लिश से क्या बोलेंगे, टेम्परेचर पॉइंट। इसका टेम्परेचर पॉइंट कितना होता है तो 232 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या हुआ, 327, मतलब ये कि इसका ज्यादा होता है। ठीक है, इसका ज्यादा डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका कितना होता है, कम डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ये दोनों की जब हम कंपेयर करते हैं, इसका कितना होगा तो 232 डिग्री सेल्सियस। ये चीज अपने को याद रखना है। ठीक है, और लेड का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होगा, 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसी के आधार पर हमने ये, मतलब ये है कि इसका जो अनुपात डिसाइड होता है कि इसका, अगर मान लो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी ज्यादा मात्रा लगेगी, और इसका टेम्परेचर कम है, ऑलरेडी देख लो दिख रहा है कि 232 डिग्री सेल्सियस में ये पूरा का पूरा क्या होगा, लिक्विड बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड। अगर हम 232 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर देते हैं, ये सीधा सॉलिड से लिक्विड। इसलिए अब ये इसका टेम्परेचर कम है तो इसकी मात्रा भी कम ले लेंगे, इसका टेम्परेचर अधिक है तो इसकी मात्रा भी ज्यादा ले लेंगे। तो ये चीज हमको बहुत तरीके से याद रखना है, अच्छे तरीके से याद रखना है, ताकि हमको ये टेबल अगर याद रखेंगे तो कौन सा क्वेश्चन आएगा वो बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, अगर इसका हम 30% ले रहे हैं, मतलब 30% ले रहे हैं, तो इसका कितना परसेंट लेना होगा हमको। ठीक है, तो 70% लेना होगा, और इसका 70% लेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, तापमान कितना हो जाएगा, ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो 255 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 255 डिग्री सेल्सियस। और 255 डिग्री सेल्सियस में टीन की मात्रा 30% होगी, लेड की मात्रा 70% होगी। हाँ, चौथा पॉइंट देखते हैं हम। ठीक है, चौथे पॉइंट में ये देखना है कि मतलब इसकी मात्रा कितने रखा। हाँ, और एक चीज यहाँ पे मतलब ये कि मार्क करने वाली बात ये है कि हम क्या होगा, टीन का जो तापमान जितना है 232 डिग्री सेल्सियस इसमें मेल्ट हो जाता है, और लेड का जो तापमान है वो 327 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी मात्रा हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं मतलब ये कि ये कम डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कि 232 डिग्री में ऑलरेडी, तो ये बढ़ते तो जा रहा है लेकिन कम डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट हो रहा है ना, ये चीज हमको देखना है। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो इसको घटा रहे इसलिए है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो इसको और ज्यादा तापमान, मतलब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो ये वाला जो अनुपात है वो डिक्रीज होगा, वो प्रॉपरली मतलब ये कि मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको याद ये रखना है कि अगर ये कम डिग्री सेल्सियस वाले को बढ़ा रहे हैं, जितना ज्यादा बढ़ेगा ये वाला जो तापमान है आपका, ओवरऑल तापमान है, ये घटेगा। ठीक है, तो ये चीज हमको देख के चलना है। ठीक है, तीसरा जो होता है 40-60, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट जो है वो 40% रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये कितना रखेंगे तो 60%, ये 40% रखेंगे, और ये वाला कितना रखेंगे 60% रखेंगे। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 225 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 डिग्री सेल्सियस। और ये ही हमको एग्जाम में याद रखना है। इसको तो आप अंडरलाइन, ऐसा अंडरलाइन करके रख सकते हो। ठीक है, यही क्वेश्चन को अंडरलाइन
कर दो और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। वीआईपी क्वेश्चन है ये कि 225 डिग्री सेल्सियस पर टीन और लेड का अनुपात कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद है पांचवा जो पॉइंट है आपका, ठीक है, टीन की मात्रा कितनी लेंगे हम 50%, लेड की मात्रा कितनी लेंगे 50%। अब इसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों 50-50% है, ठीक है। तो टीन की मात्रा और लेड की मात्रा 50-50% है, मतलब ये है कि ये कुल मिला के 205 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। इसका जो टेम्परेचर कितना होगा 205 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 50-50%, मतलब ये है कि क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि 205 डिग्री सेल्सियस में लेड और टीन की मात्रा कितनी होगी या अनुपात कितना होगा, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी नहीं, ये उतना, ये भी उतना नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैंने मार्क कर लिया हूं, अंडरलाइन करके मार्क कर लिए हमने कि इसको याद रखना है, इस टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही है और इसी को याद रखना है हमको, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है 6 पॉइंट, ये इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसकी मात्रा घट रही है, ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये लेते हैं हम क्या 66%, ये थोड़ा मतलब ये कि याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। बाकी का तो ये अनुपात बढ़िया अच्छा याद रखने के हिसाब से है, लेकिन ये थोड़ी याद रखने की दिक्कत ये होगी कि ये 66% है, ठीक है। तो ये 66% है, मतलब कुल मिला के कितना बचा 34%, 34%, ठीक है। और इसका टेम्परेचर अपने को याद रखना है वो कितना होगा 195 डिग्री सेल्सियस, ये चीज आपको याद रखना है। फिर 7वां पॉइंट है इसका, तो 80% टीन की मात्रा मिलाएंगे कितना बचा 20%, और 20% किसकी मात्रा होगी लेड की मात्रा होगी, और इसका परसेंटेज मतलब ये कि और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। घट के ये रह जाएगा कितना, ये घट के रह जाता है आपका 180 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, ठीक है। फिर एक है सबसे लास्ट वाला जो है 8वां जो पॉइंट है आपका, ये अगर 90% ले रहे हैं हम, ठीक है, टीन की मात्रा 90% ले रहे हैं तो लेड की मात्रा कितनी परसेंट होना चाहिए 10%, 10% किसकी मात्रा होगी लेड की मात्रा, और इसका परसेंटेज घट के कितना रह जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरा का पूरा टेबल हमने डिस्कस कर लिया। इस टेबल में हमको सबसे ज्यादा याद क्या रखना है, तो ये वाला रेशियो याद रखना है, ठीक है। मतलब ये कि 225 डिग्री सेल्सियस पर टीन का अनुपात कितना होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा। लेड का अनुपात कितना होता है ये भी पूछ लेगा। तो हमको ये टेबल के थ्रू हमको याद रखना है ये सारी चीजें। तो मैंने आपको बता दिया कि सोल्डर वायर इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के आधार पर हम सोल्डर वायर को किस प्रकार से हम उसकी टेबल को बना सकते हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर और उसका अनुपात कैसे याद रख सकते हैं। तो ये चीज आज हमने डिस्कस कर ली। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। आगे के जो भी टॉपिक है वो देखते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारे टॉपिक डिटेल में कवर करना है हमको, क्योंकि आप डिटेल में जितना ज्यादा पढ़ोगे, पूरा जीरो से लेके स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक है वो शून्य से लेके शिखर तक के स्टार्ट लेके जाना है हमको। शून्य से शिखर का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी टॉपिक के बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे तब तक कि याद कैसे रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो दूसरी बात ये है कि एग्जाम में अगर मान लो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव माइनस मार्क, कहीं तो माइनस मार्किंग होती है, तो माइनस मार्किंग में घुमाने फिराने वाले ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको सारे क्वेश्चनों को कितना भी घुमा ले उससे हमको डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। ये तो सभी को पता है कि डर के आगे जीत होती है। तो जीत कैसे होगी, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन हर चीज के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारी चीज हम डिस्कस कर रहे थे। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। आज शोल्डर से रिलेटेड शोल्डर फ्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शोल्डर फ्लेक्स होता क्या है, शोल्डर फ्लेक्स का काम क्या है, पहले तो ये होता क्या है, इसका काम क्या है, और तीसरी चीज होता है कि इसके टाइप, मतलब ये है कि कितने टाइप के होते हैं शोल्डर फ्लेक्स और किसका यूज कहाँ किया जाता है, ये चीज हमको याद रखना है।
ठीक है। तो शोल्डर फ्लेक्स रियल में होता क्या है? तो शोल्डर फ्लेक्स, हम सोल्डरिंग करते समय शोल्डर फ्लेक्स एक मदद करता है। किसकी? सोल्डरिंग करते समय मदद के रूप में तैयार रहता है, कि मदद करने के लिए रहता है। क्योंकि देखो, हम भी अगर मान लो कहीं भी जा रहे हैं तो कोई मतलब ये कि किसी की मदद, अगर मान लो कहीं नई जगह जा रहे हैं तो किसी की मदद लेंगे, पूछेंगे कि वो जगह कैसी है, किस रूट से जाएंगे। उसी प्रकार शोल्डर जो फ्लेक्स है वो क्या होगा, सोल्डरिंग करते समय क्या होता है, हेल्प करता है। सोल्डरिंग करने की क्रिया में हेल्पिंग वर्ब है ये एक प्रकार से। तो मतलब ये कि कैसे मदद करेगा और क्या फायदा दिलाएगा, मतलब ये कि जो भी हम सोल्डर करेंगे बिना, मतलब ये बिना फ्लेक्स के माध्यम से हम सोल्डर तो कर लेंगे, ऐसा नहीं कि बोलिए ये अति आवश्यक है। ये अति आवश्यक तभी है जब हम मतलब ये कि बेस्ट तरीके से, मतलब ये कि प्रॉपरली अच्छे तरीके से अगर मान लो सोल्डर कर रहे हैं तो ये आवश्यक है। जनरली हम क्या होगा कि इसका यूज नहीं करेंगे तो उससे लॉसेस है। ठीक है, तो लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो जितने भी लॉसेस होते हैं उनको कम करने के लिए हम क्या है, शोल्डर फ्लेक्स का यूज करते हैं। तो शोल्डर फ्लेक्स एक पदार्थ होता है, क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ये कार्बनिक कंपाउंड होगा और अकार्बनिक। अब कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा होती है तो वो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती उसको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो मतलब ये है कि ये शोल्डर फ्लेक्स जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो अलग अलग हम डिस्कस करेंगे कि कार्बनिक जो शोल्डर फ्लेक्स है उसका यूज कहाँ करते हैं, किस कार्य के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और अकार्बनिक शोल्डर जो फ्लेक्स है उसका यूज कहाँ करते हैं। तो हम इसके बारे में पूरे की पूरी जानकारी देखते हैं कि ये क्या क्या चीज इसके अंदर चीज होता है। क्योंकि हमको क्या है, जड़ तक के जाना है। कोई भी जो टॉपिक है उसके जड़ तक के जाओगे और जिस दिन आप जड़ तक के चले गए आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तो देखते हैं हम शोल्डर फ्लेक्स। शोल्डर फ्लेक्स, ठीक है, तो शोल्डर फ्लेक्स एक इसको छोटे से मतलब ये कि वे में देखते हैं। मतलब ये कि सिंपल इसकी डेफिनेशन, मतलब ये कि हमको क्या रटना नहीं है। अगर हम डेफिनेशन लिख भी रहे, रटना नहीं है, हमको क्या करना है, याद करना है कि ये शोल्डर फ्लेक्स होता क्या है। इसको हमको याद रखना है। याद रखोगे तो आपको एग्जाम में ये चीज पता रहेगा कि मतलब ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है तो एग्जाम में आप बढ़िया आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो शोल्डर फ्लेक्स क्या है, तो ये क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक से मतलब ये कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, शोल्डर फ्लेक्स। एक प्रकार का पदार्थ है यार। ठीक है, और ये जो पदार्थ है ये शोल्डर करते समय मदद करता है। अगर ये मदद नहीं करेगा तो हमारा शोल्डर प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मतलब इसमें कौन कौन सा पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये शोल्डर जो होता है वो शोल्डर फ्लेक्स जो होता है वो किस किस से, तो कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ के बारे में आप जानते हो, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और अकार्बनिक या और नहीं, या मतलब ये है कि ये इसका यूज अलग करेंगे और उसका यूज अलग करेंगे। इसलिए क्या होगा, हम इसको मिक्स नहीं करना है। इसकी डेफिनेशन एक वे में एक वन लाइनर क्वेश्चन टाइप हम इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये कार्बनिक पदार्थ, या दूसरा जो पॉइंट में देखेंगे कि अकार्बनिक अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है क्योंकि शोल्डर जो फ्लेक्स है या तो कार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है और अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है, और इन दोनों का अलग अलग उपयोग किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, तो शोल्डर फ्लेक्स क्या है, तो कार्बनिक और कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर मतलब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब एक प्रकार का यौगिक होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का यौगिक है, या तो वो कार्बनिक पदार्थ से बनेगा या अकार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा हो। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं इसको। कार्बनिक पदार्थ मतलब होता है ये ऑर्गेनिक एक मटेरियल होता है
और ये क्या होता है अकार्बनिक, मतलब होता है एनऑर्गेनिक, इंग्लिश से बोलते हैं एनऑर्गेनिक, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो उसे अकार्बनिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो ये जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? मेन जो होता है वो क्या होगा? कार्बन। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और अकार्बनिक पदार्थ मतलब ये है कि इसमें कार्बन नहीं होता। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? इसमें क्या नहीं होगा? कार्बन, कार्बन नहीं होगा। ठीक है, तो अब सोल्डर जो फ्लक्स है वो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ एक यौगिक होता है। इसका यूज हम सोल्डर करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन जैसे हो जाती है कि ये डेफिनेशन के थ्रू हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि इसको कार्बनिक और अकार्बनिक तो होता है, तो इसको कैसे हम, मतलब ये कि इसके अलग अलग टाइप होते हैं और उस टाइप के आधार पर हम, मतलब ये है कि इसको वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो मेन रहता है आपको इसका काम पता होना चाहिए कि ये, मतलब ये कि हम इसको बना तो लेंगे लेकिन इसका काम पता होना चाहिए। जब तक कि हम इसको, इसका काम या ये वर्क क्या करता है ये चीज पता नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा कि ये करता क्या है। ठीक है, तो सोल्डर फ्लक्स के बारे में ये सारी चीज बता दिया कि मैं ये कार्बनिक भी होगा या अकार्बनिक पदार्थ से बनाया जाता है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ मतलब कौन कौन से ऐसे अकार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, और कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, तो मेन है इसको टाइप के आधार पर, मतलब ये कि इसको टाइप होंगे और उस टाइप के आधार पर इसको वर्गीकृत करेंगे हम। ठीक है, इसको जैसे ही हम क्लासिफाई करेंगे टाइप के आधार पर तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मतलब पदार्थ है, कौन सा लिक्विड होगा, ठीक है, तो कौन सा सॉलिड के रूप में होगा, कौन सा पाउडर के रूप में होगा। तो ये मतलब ये है कि इसको पदार्थ के आधार पर, पदार्थ की अवस्था, मतलब ये कि जो भी पदार्थ हम बना रहे हैं, सोल्डर फ्लक्स का जो मटेरियल बना रहे हैं, तो इसको हम देखेंगे कि ये पाउडर के रूप में किस रूप में मिलेगा और उसका पदार्थ कौन सा होगा। द्रव के रूप में, लिक्विड, पूरा का पूरा लिक्विड के रूप में भी होता है, पेस्ट के रूप में भी होता है। तो ये सारी चीज हम देखेंगे। चलो ठीक है, तो ये चीज आप समझ ही गए होंगे कि ये कार्बनिक भी हो सकता है या अकार्बनिक, मतलब ये कि सोल्डर जो फ्लक्स है वो कार्बनिक भी होगा या अकार्बनिक। अब हम देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि ये सॉलिड भी होगा, ये लिक्विड भी होगा और ये पाउडर के रूप में भी होगा। ठीक है, तो फ्लक्स, फ्लक्स की जो अवस्था है, किस अवस्था में ये पाया जाएगा कि अवस्था, ठीक है, मतलब ये कि कौन से स्टेट में ये पाया जाएगा। तो ये फ्लक्स मुख्य रूप से 3 स्टेट में आपको, मतलब ये कि मिलेगा। स्टेट्स मतलब होता अवस्था, 3 अवस्था में ये मिलेगा आपको। ठीक है, जब भी अगर मार्केट में खरीदने जाओगे तो ये 3 अवस्था में आपको मिलेगा। ठीक है, पहली जो अवस्था है वो द्रवी, ये द्रवी रूप में भी मार्केट में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बोले, जनरली क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वाले जो वर्क करते हैं उन्हीं के पास हम देखते हैं कि बोले मतलब सोल्डर फ्लक्स एक डिब्बी में पेस्ट के रूप में होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए स्पेशल करते हैं उसको सीधा पेस्ट बोले हैं, उसका नाम ही है, मतलब ये कि सोल्डर फ्लक्स है उसी का नाम क्या है, पेस्ट है, क्योंकि वो टाइप है। ठीक है, अब वो टाइप किसका होगा वो देखेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अवस्था होगी, ये 3 अवस्था होगी। ठीक है, 3 अवस्था में हमको मिलेगा। पहली अवस्था होगी आपकी द्रव, ठीक है, ये द्रवी रूप में मिलेगा आपको। ठीक है, और पेस्ट के रूप में मिलेगा आपको और पाउडर के रूप में मिलेगा, पाउडर के रूप में मिलेगा आपको। ठीक है, तो द्रव के रूप में कौन कौन सा सोल्डर होगा, ठीक है, पेस्ट के रूप में कौन कौन सा सोल्डर होगा और पाउडर के रूप में कौन सा सोल्डर होगा, ये सारी चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने इतनी चीज बता दिया कि इसकी फ्लक्स की अवस्था, कितनी अवस्था में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 अवस्था में पाया जाता है, एक द्रवीय अवस्था होगी, एक पेस्ट टाइप की, एक उसकी पेस्ट टाइप का अवस्था होगी और एक पाउडर के रूप में, इसी को हम सॉलिड भी बोल सकते हैं, सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में रहेगा।
ठीक है, ज़्यादा भी मतलब ये हार्ड नहीं रहता, लेकिन वो क्या होगा, पाउडर टाइप का होगा और यही सॉलिड होगा। ठीक है, द्रवीय अवस्था में होगा, पेस्ट अवस्था में होगा और सॉलिड अवस्था में, तीन अवस्था में ये क्या होगा आपको मिलेगा मार्केट में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम शोल्डर फ्लेक्स जो होगा उसके मेन टाइप, मतलब ये कि मुख्य रूप कितने भागों में हमने इसको बांटे हैं। ठीक है, तो जो शोल्डर जो फ्लेक्स होता है इसको मेनली दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उनके नाम हैं और वो कौन कौन से होंगे ये सारी चीज मैं बता दूंगा। ठीक है, तो शोल्डर जो फ्लेक्स होगा उसको दो भागों में बांटा गया है, मतलब इसके दो भाग नहीं, दो प्रकार हैं इसके, ये समझ लो कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, ये मेनली दो प्रकार के होंगे और दो प्रकार हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं और उसी वहीं से जो जो भी क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शोल्डर फ्लेक्स के टाइप। ठीक है, शोल्डर जो फ्लेक्स है उसके टाइप है, तो इसको मेनली दो भागों में बांटेंगे हम। कितने भागों में बांटेंगे हम, दो भागों में बांट के हम इसको पूरा का पूरा डिफाइन करेंगे। एक होता है कोरोसिव, कोरोसिव मतलब होता है जंग हित, मतलब इसके कारण क्या होता है, जंग लगता है। अगर मान लो आप कोरोसिव फ्लेक्स का यूज करोगे ना, जहां पे भी अगर शोल्डर करोगे तो वहां जंग लगने की काफी ज्यादा संभावना होगी। तो इसी क्योंकि इसका नाम ही है कोरोसिव, कोरोसिव मतलब जंग हित, हिंदी में बोलते हैं कोरोसिव को जंग हित, मतलब ये कि जंग लग जाता है इससे। ठीक है, और एक होता है नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव मतलब होता है कि जिसमें जंग नहीं लगता। जंग लगना मतलब कोरोजन, और दूसरा वर्ड है कोरोजन कहते हैं ना, या कोरोसिव या कोरोजिन, ये कई चीज है ये, मतलब ये हिंदी में बोलते हैं हम जंग। जंग मतलब जैसे जैसे लोहे में जंग लग जाता है ना, लोहे को वायुमंडल के संपर्क में रखेंगे या नमी या पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें पूरा का पूरा क्या होगा, जंग लग जाएगा और वो खराब होने लगता है। वैसे वो क्या होता है कि शोल्डर फ्लेक्स को हम मुख्य रूप से कितने दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला जो प्रकार है उसका क्या होगा, कोरोसिव फ्लेक्स। पहला क्या होगा, कोरोसिव फ्लेक्स, और दूसरा होगा नॉन कोरोसिव फ्लेक्स। दूसरा क्या होगा, नॉन कोरोसिव फ्लेक्स। ठीक है, तो कोरोसिव फ्लेक्स क्या होता है और नॉन कोरोसिव फ्लेक्स क्या होगा, ये सारी चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोरोसिव फ्लेक्स मतलब इसको इसकी मीनिंग समझना, मेन हर चीज की अगर मान लो आपको मीनिंग पता हो, क्योंकि क्या है ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इसको हिंदी में हमको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम जनरली क्या होता है, हम हिंदी में ज्यादा कोई भी वर्ड जो है हिंदी में अगर सुनेंगे तो वो क्या है जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग ही हमारी हिंदी से सुनने की होती है किसी भी चीज की, इसलिए कोरोसिव मतलब होता है जंग हित। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि क्या होता है नीवी पैटर्न में जब क्वेश्चन आते हैं, नीवी पैटर्न होते हैं एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, उस पैटर्न के जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, उनको सॉल्व करने की दिक्कत होती है क्योंकि उसके वर्ड हमको सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके वर्ड समझना। अगर उसके वर्ड अगर हम समझ जाएंगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो कोरोसिव को हम हिंदी में बोलते हैं जंग हित। क्या बोलेंगे हम, जंग हित। और नॉन कोरोसिव का मतलब होता है जंग रहित। इसका मतलब क्या होगा, जंग रहित, जंग रहित। ठीक है, तो जंग हित मतलब होता है कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है, और जंग रहित मतलब होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। मतलब ये कि इसके कारण अगर ये वाला फ्लक्स का इस्तेमाल करते हो तो रियल में, क्योंकि हम धातुओं को ज्वाइंट कर रहे हैं ना, दो अलग अलग धातुओं को ज्वाइंट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, जंग लगेगा। ये तो जंग लगाएगा, ये समझ लो, क्योंकि क्या है इसका नाम ही, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट ये है कि ये जंग लगाएगा वहां पे। मतलब ये जैसे हम जहां पे भी शोल्डर करेंगे और ये वाला फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, जंग लगाएगा, ये तो गारंटी के साथ लगाएगा। और जो है आपका ये नॉन कोरोसिव, तो नॉन कोरोसिव फ्लक्स जंग नहीं लगाएगा।
और इसका यूज भी हम अलग कार्य के लिए करेंगे, इसका यूज भी हम अलग कार्य के लिए करेंगे, दोनों के अलग अलग काम हैं, ठीक है, अलग अलग जगह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सोल्डर फ्लक्स में कितने दो भागों में बांटे हम, ठीक है। पहला जो भाग है वो क्या होगा, कोरोसिव फ्लक्स, या इसको बोलते हैं जंग हीट, मतलब ये कि जंग लगाएगा, ठीक है। और ये नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव मतलब ये है कि इससे इससे किसी प्रकार का जंग नहीं लगेगा, मतलब जहां पे भी आप सोल्डर करोगे तो जंग नहीं लगेगा, ठीक है। ये इसका और एक चीज मैं बताता हूं कि कोरोसिव जो फ्लक्स है ये क्या होगा कि जहां पे भी जिस धातु को भी ज्वाइंट कर रहे हैं तो वो उसको क्षति पहुंचाता है, मतलब ये कि क्षति का काम करता है, क्षति मतलब ये कि उसको लॉसेस पहुंचाता है। जंग लगाएगा तो सिंपल सी बात है लॉस होगा, ठीक है। और नॉन कोरोसिव फ्लक्स किसी भी प्रकार का लॉस नहीं करता, मतलब ये कि कोई भी लॉस नहीं करता, क्योंकि जंग रहित है। अगर जिस जिस धातु में जंग लगेगा तो सिंपल सी बात है वो कमजोर होगा और उसको क्षति होगी तो बहुत मतलब ये कि उतना ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। और नॉन कोरोसिव मतलब ये है कि जंग रहित है, ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन हमारा जो है इंपॉर्टेंट सोल्डर फ्लक्स का जो टाइप है वो देखना है कि कोरोसिव फ्लक्स क्या होते हैं। तो कोरोसिव फ्लक्स जो है ये जो अभी मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन सोल्डर फ्लक्स कि ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक, मतलब ये कि कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक। तो कोरोसिव जो फ्लक्स होते हैं, सोल्डर फ्लक्स होते हैं, वो क्या कैसे होंगे, ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक, ये क्वेश्चन छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या होगा, अकार्बनिक, ये अकार्बनिक के अंतर्गत आता है, मतलब ये कि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी, ठीक है, कोरोसिव। और नॉन कोरोसिव में कार्बन की मात्रा होगी, ये गारंटी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला जो फ्लक्स है ये किससे मिलकर बना होगा, तो ये बना होगा किसका, अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होगा। कोरोसिव जो फ्लक्स होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ वो क्या होते हैं, ये अम्ल और क्षार से मिलकर बनाया जाएगा। किससे मिलकर बनाया जाएगा, अम्ल और क्षार, इसमें अम्ल भी रहता, अम्ल मतलब होता है तेजाब, तेजाब के बारे में आपने सुने होंगे, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब ये कि हम बैटरी में यूज करते हैं। अगर मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है तो तेजाब, तो ये अम्ल भी होगा और क्षार दोनों होगा। ये वाला जो नॉन कोरोसिव है, ठीक है, ये ना तो अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा, ठीक है। अब ये किससे बना होगा, तो ये तो या तो आपको पेड़ से मिलेगा ये, ठीक है। नॉन कोरोसिव मतलब ये कि इसमें कार्बन की मात्रा होगी और ये पेड़ वगैरह जीव जंतु वगैरह से ये मिलके मतलब ये कि ये बनाया जाता है नॉन कोरोसिव। लेकिन कोरोसिव जो जंग हित होता है ये इसमें अम्ल की भी मात्रा होगी, मतलब तेजाब की मात्रा, तेजाब जानते होगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब मतलब 100% H2SO4 है तो वो उसी को तेजाब बोलते हैं। और तेजाब पूरा शरीर को पूरा क्या कर देता है, पूरा बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर उसके संपर्क में तेजाब अगर हमारे शरीर के संपर्क में जैसे ही आ जाता है तो पूरा हमारा जो शरीर है वो जल जाता है, ये होता है तेजाब, ठीक है। तो यहाँ पे तेजाब मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कम करते हैं तो हम बैटरी में लेड एसिड बैटरी, लेकिन वहां पे लाइट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, लाइट जानते हो, लाइट मतलब होता है अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कम मात्रा में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब ये कि उसकी हम सघनता अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो तेजाब बन जाएगा, और तेजाब बन जाएगा तो हम अगर बैटरी के संपर्क में वो जो पानी वगैरह निकलता है तो हमारा शरीर में इफेक्ट करेगा। तो इसलिए क्या होता है, लाइटली हम सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं वहां पे, क्योंकि पानी भी डालते हैं, ठीक है। और वो कौन सा पानी डालते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलो बैटरी से रिलेटेड है, आगे हम बैटरी जब आएगी तो वहां पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसका एक वर्ड आया तो इसलिए वो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दिया आपको, ठीक है। तो कोरोसिव जो फ्लक्स है जंगहित होगा, ठीक है, और कोरोसिव नॉन कोरोसिव जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जंग रहित होगा, मतलब इसके कारण कोई जंग नहीं लगेगा। और कोरोसिव फ्लक्स है इसके कारण जंग लगता है, ठीक है। और ये जो कोरोसिव जो फ्लक्स होगा, ठीक है, ये होगा अकार्बनिक पदार्थ से बना। कौन से पदार्थ से बना होगा, अगर तुमको एग्जाम में पूछा जाता है कि कोरोसिव फ्लक्स जो किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो ये अकार्बनिक पदार्थ। और इस पदार्थ में क्या क्या होगा, अम्ल भी होगा और क्षार भी होगा, मतलब हमको डेफिनेशन एक
हमको एक फ्लो लाइन में समझना है, लाइन डायग्राम समझना है हमको, कुल मिला के सिंगल लाइन डायग्राम समझना है हमको। और इसी डायग्राम में मैं सारी डेफिनेशन और सारा सब कुछ यहीं पे आपको डिस्कस करा दूंगा। आप बस एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, शुरू से लेके अंतिम तक के वीडियो को अगर अच्छे से देख लिया और आपने एक बार इसकी नोट्स तैयार कर लिए, लिख के रख लिए, तो आपको कभी भूलोगे नहीं, ये चीज गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो कोरोसिव फ्लक्स जो जंग हीट फ्लक्स होगा और ये अकार्बनिक पदार्थ से बना होगा। कौन से पदार्थ से? अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होगा। ठीक है, और ये वाला जो होगा आपका नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ये कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होगा, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो ये नॉन कोरोसिव फ्लक्स है, कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होगा। ठीक है, और कोरोसिव फ्लक्स होता है वो अकार्बनिक पदार्थ से। अब ये अकार्बनिक पदार्थ से जो बना होता है, ये तो हमको पता है किससे बना होगा, अकार्बनिक। लेकिन वो अकार्बनिक पदार्थ होंगे या तो अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि अगर अम्ल और क्षार है, सिंपल सी बात है, तो ये जंग लगाएगा, सिंपल सी बात है। अम्ल क्षार ही तो क्या करते हैं, जंग लगाते हैं। ठीक है, कि धातु में सबसे ज्यादा क्रिया, ये धातु के संपर्क में आते हैं तो उसे क्रिया करने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया करेंगे तो सिंपल सी बात है, उसकी जो सरफेस है धातु की सरफेस को, उसको कमजोर करेंगे, जंग लगेगा वहां। ठीक है, और लॉसेज बढ़ जाएंगे उससे। ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थ मतलब होता है अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, क्षार मतलब होता है बेसिस। ठीक है, तो अम्ल या क्षार। ठीक है, क्षार को एल्कलाइड भी बोलते हैं हम। ठीक है, अम्लों को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। इंग्लिश से क्या बोलेंगे, इनकी इंग्लिश भी पता होना चाहिए। अम्लों को बोलते हैं एसिड, एसिड जानते होंगे आप, एसिड। और क्षार को, क्षार को क्या बोलेंगे हम, एल्कलाइड। क्या बोलेंगे हम, एल्केलाइड। क्षार को बोलेंगे हम एल्केलाइड। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको जनरली सारी जानकारी पता चल गई होगी कि कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है। तो जंग फ्लक्स होता है, मतलब ये जंग लगाता है ये। ठीक है, मतलब किसमें जंग लगाएगा, तो धातु में जंग लगाएगा। ठीक है, और यह क्या होगा, अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होगा। कौन से पदार्थ से मिलकर बना होगा, ये अकार्बनिक पदार्थ से। ठीक है, अब अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर तो बना होगा, लेकिन अम्ल भी होगा और यहाँ पे क्षार भी होगा। अम्ल मतलब होता है एसिड और क्षार मतलब होता है एल्कलाइड। मतलब ये कि दोनों चीज यहाँ पे मिक्स होंगे, सिंपल सी बात। ये होगा नॉन कोरोसिव फ्लक्स के बाद डिस्कस करते हैं। तो नॉन कोरोसिव फ्लक्स है ये जंग रहित होते हैं। कैसे होते हैं, ये जंग रहित होते हैं। और ये कार्बनिक पदार्थ, मतलब ये इसमें कार्बन की मात्रा होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोल्डर फ्लक्स के मेन दो भागों में बांटे थे हम। ठीक है, मतलब सोल्डर फ्लक्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है या बनाया जाता है। तो सोल्डर फ्लक्स क्या होता है, तो ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, और वो कौन कौन से पदार्थ होंगे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकता है, पाउडर के रूप में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज की जानकारी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब और कार्बनिक पदार्थ से मिलकर तो बना होगा, लेकिन ये क्या होगा, क्या ये क्या होता है, ज्यादातर मैंने देखा हूं, ये जो इसका जो मेन पदार्थ होगा वो क्या होगा, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, कोई भी पेड़ पौधे, जैसे मान लो चीड़, सबसे इंपॉर्टेंट है, चीड़ का एक पेड़ होता है, उसके ऑयल निकालकर हम ये नॉन कोरोसिव फ्लक्स बनाते हैं। ठीक है, या मतलब कुल मिला के हम देखेंगे तो ये जीव जंतु, जीव जंतु का जो पदार्थ होता है उससे मिलकर बना होगा। तो अगर तुमको पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्बनिक पदार्थ, मतलब ये है कि नॉन कोरोसिव फ्लक्स कैसे बनाया जाता है या किससे प्राप्त किया जाता है, जीव जंतु, ठीक है, अम्ल या क्षार, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, जीव या जंतु। ठीक है, तो ये होगा, क्योंकि इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा कि मैं ये कौन सा मटेरियल किससे बना हूं। ठीक है, तो ये जीव या जंतु। ठीक है, जीव या जंतु से ये जो
नॉन कोरोसिव फ्लक्स आपको मिलेगा। ठीक है, और कोरोसिव फ्लक्स जो होगा वो ना जीव जंतु से मिलेगा हमको, ये किससे मिलेगा आपको, अकार्बनिक पदार्थ, और अकार्बनिक पदार्थ या तो अम्ल होगा या तो क्षार। अम्ल मतलब होता है, इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तेजाब। तो तुमको एग्जाम में पूछा जाता है कि कोरोसिव फ्लक्स में इनमें से किसकी मात्रा होती है, तो तेजाब की मात्रा होती है। ठीक है, तेजाब भी होता है और क्षार भी होता है। एल्कलाइड बहुत ही मतलब ये है कि ये हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो ये हानिकारक चीज होती है। ठीक है, मतलब जो एसिड मतलब तेजाब हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होती है। ठीक है, तो उसका हम मतलब 100% अगर वो उसकी मात्रा होगी तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। ठीक है, इसको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लो, और यही ये वन लाइनर फॉर्म में मैंने इसको बना दिया हूँ, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बता दिए। कोरोसिव फ्लक्स किस पदार्थ से बना होता है, तो अकार्बनिक पदार्थ, और अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं तो मैंने बता दिया, या तो अम्ल होगा या तो क्षार होगा। नॉन कोरोसिव फ्लक्स जंग रहित होगा। ठीक है, और जंग रहित होगा मतलब कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होगा, और ये कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, तो जीव या जंतु से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि कोरोसिव फ्लक्स के बारे में, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे कि ये कितने टाइप के होंगे। कोरोसिव फ्लक्स को मेनली कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, कोरोसिव फ्लक्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। कोरोसिव फ्लक्स, ठीक है, कोरोसिव फ्लक्स होता क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होगा, अम्ल या अकार्बनिक पदार्थ से बना होगा। इसमें अम्ल की मात्रा भी होगी और क्षार की मात्रा भी होगी। तो इसकी डेफिनेशन यही, ये पूरी एक सिंपल से वे में समझा दिया था कि इसकी डेफिनेशन क्या क्या होगा, तो अकार्बनिक पदार्थ होगा, अम्ल और क्षार होगा। ठीक है, तो कोरोसिव फ्लक्स जो है इसके 3 भाग होंगे। ठीक है, कितने भाग होंगे इसके, 3 भाग होंगे, और वो कौन कौन से भाग होंगे और उसके बारे में हम यहाँ पे वन लाइनर टाइप हम समझ लेते हैं कि वो कितने टाइप के होंगे। तो एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब ये कि HCl बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है जिंक क्लोराइड होगा, और एक होगा अमोनियम क्लोराइड। मतलब ये कि इसको 3 भागों में हमने बांटे। और ये क्या होगा, किस अवस्था में पाया जाएगा, तो हमेशा द्रवी अवस्था में पाया जाएगा। ये किस अवस्था में पाया जाएगा, तो ये तुमको ये भी क्वेश्चन में कभी पूछ लिया कि इनमें से कौन सा जो फ्लक्स है वो द्रवीय अवस्था में, तो ये कोरोसिव फ्लक्स हमेशा द्रवीय अवस्था में आपको मिलेगा। लिक्विड फॉर्म में, मतलब ये इतनी बड़ी डिब्बी होगी, उस डिब्बी में मतलब ये भर दिया जाएगा और मार्केट में बेच दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये डिब्बी में रहता है, छोटे छोटे ऐसे बॉटल टाइप की रहती है, उसमें ये कोरोसिव फ्लक्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो कोरोसिव फ्लक्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3। ठीक है, अब कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है, मैंने सारी जानकारी बता दिया। ठीक है, अम्ल भी रहेगा या क्षार भी रहेगा और अकार्बनिक पदार्थ रहेगा। तो इसको मेन कितने भागों में बांटे हैं हमने, 3 भागों में हम इसको बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। और कौन सा होगा, सबसे पहला जो होगा आपका HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये भी एक प्रकार का तेजाब है, समझ लो, इसको भी तेजाब के नाम से भी जाना जाता है, या इसको लिख देता हूं मैं, ये तेजाब है। ठीक है, इसको तेजाब भी बोलते हैं। मतलब ये कि तेजाब के रूप में कौन सा फ्लक्स आपको मिलता है, तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होता है जिंक क्लोराइड, दूसरा होगा जिंक ZnCl। ठीक है, HCl होगा, ZnCl होगा मतलब जिंक क्लोराइड, और तीसरा होगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तीसरा क्या होगा, NH4Cl। अब देखो, इसको तेजाब के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा फ्लक्स जो है वो तेजाब के रूप में होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो इसके बारे में पूछा जाता है। ये जो फ्लक्स है इसके बारे में, ये VIP है, ये इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, NH4Cl के बारे में। ठीक है,
अब ये HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसको क्या अम्लीय रूप में, मैंने अभी आपको बताया कि ये तो अम्लीय रूप में या क्षारीय रूप में मिलेगा, तो इनमें से कौन सा जो फ्लक्स है वो क्षारीय रूप में पाया जाएगा, तो ये देखो ये वाला जो है क्षारीय रूप में, क्षार के रूप में, ठीक है। ये किसके रूप में है, तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, ठीक है। और ये क्या होगा, तो ये क्षारीय टाइप का होगा, ठीक है। जो बैटरी में मतलब ये है कि आपको शुष्क सेल में यूज किया जाता है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शुष्क सेल में भी उपयोग किया जाता है, इसके थ्रू आपको याद रखना है, ठीक है। तो HCl मतलब होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। Zn मतलब इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ZnCl का मतलब क्या होता है, जिंक क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे हम, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। और NH4Cl मतलब होता है अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे हम, अमोनियम, अमोनियम। NH4 का मतलब होता है अमोनियम, ये NH4, Cl मतलब होता है क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि कोरोसिव फ्लक्स कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होगा HCl, HCl मतलब तेजाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा फ्लक्स को, 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इनमें से किस फ्लक्स को तेजाब के रूप नाम से जाना जाता है, तो HCl, ठीक है। फिर HCl जो है ये किस रूप में पाया जाता है, तो अम्लीय, ये अम्लीय होता है, ठीक है। तेजाब मतलब ये इसमें अम्ल है, तो ये अम्लीय होता है, मतलब HCl जो फ्लक्स है वो कैसा रहता है, तो अम्लीय रूप में होगा, ठीक है। जिंक क्लोराइड है, ठीक है, ये भी जिंक क्लोराइड, इसका यूज कहाँ करेंगे अभी बताऊंगा, HCl का उपयोग कहाँ करेंगे ये चीज भी बताऊंगा, और अमोनियम क्लोराइड इसका यूज कहाँ करेंगे ये चीज आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है ये है गैल्वेनाइज्ड आयरन, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो शीट है, पतली पतली जो शीट है, उसको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो फ्लक्स के रूप में उपयोग करेंगे, लेकिन कौन सी शीट को, तो GI, गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट। अब GI के बारे में मतलब ये है कि आयरन के ऊपर गैल्वेनियम की हम सॉरी आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। मतलब ये कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय ही हम क्या होता है, जो लोहा होता है, लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाना, जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या गैल्वेनाइज करते हैं, और वो गैल्वेनाइज मतलब होता है गैल्वेनाइज आयरन बन जाता है। और गैल्वेनाइज आयरन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GI, क्या बोलते हैं हम, GI तार का यूज करते हैं ना हम अर्थ के रूप में, अर्थिंग तार बोलते हैं ना हम, वही GI है। तो GI तार भी होता है और शीट भी होती है, GI की प्लेट होती है ना शीट, अर्थिंग में उपयोग करते हैं GI की प्लेट, ऊपर जो कवर होता है वो GI गैल्वेनाइज्ड आयरन का एक प्लेट होती है, वो वाली प्लेट का ऊपर ढक्कन टाइप है, उसको ढक्कन बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो वो टूट गया है या कुछ हो गया है, तो वहां पे हम ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट करना मतलब ये है कि इसका सोल्डर करना है, तो कोरोसिव फ्लक्स का यूज करेंगे हम, और वो कोरोसिव फ्लक्स कौन सा होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे समझ, ठीक है। तो हमको ये चीज समझना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि कहाँ किसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो GI शीट कहाँ यूज की जाती है, तो हम अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रिलेटेड पढ़ेंगे, तो उसी के एग्जाम्पल हमको याद रखना है। तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो यूज है वो कहाँ किया जाएगा, तो GI जो शीट होती है, कौन सी शीट होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो शीट होती है, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट होती है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे GI शीट,
ठीक है। अब ये जीआई शीट मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कहाँ पे उपयोग किया जाता है जीआई शीट का, तो अर्थिंग करते हैं। कौन सी अर्थिंग? कोई भी प्रकार की आप अर्थिंग करेंगे, जैसे प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग करेंगे, तो ऊपर ऊपर जो होता है ढक्कन होता है वो जीआई प्लेट का होता है। ठीक है, तो वही जीआई प्लेट अगर कभी टूट जाती है या उसमें कुछ ज्वाइंट करना हो, ठीक है, तो हम ये मतलब कि किस अम्ल का यूज करेंगे? तो HCl का। ये कौन सा फ्लेक्स है? तो ये जो है कोरोसिव फ्लेक्स के अंतर्गत आता है, या तेजाब भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? तेजाब भी बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये जैसे कि मान लो ये है आपकी एक सीट है, एक जीआई की एक सीट है और ये दूसरे जीआई की ये सीट है, इस टाइप का इसका। ठीक है, तो ये दोनों जीआई की जो सीट है, इनके बीच में जो पदार्थ होगा जिससे हम ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, और हम जो भी ज्वाइंट करेंगे तो हम फ्लेक्स का मटेरियल डालेंगे, तो वो कौन सा मटेरियल? फ्लेक्स के रूप में कौन सा मटेरियल का यूज करेंगे? तो हम HCl का। किसका उपयोग करेंगे हम? HCl का। और ये HCl जो है ये सोल्डरिंग करने में मदद करेगा, मतलब ये कि सोल्डर नहीं करता, ये मदद करता है। ठीक है, सोल्डर वायर जो है वो उसको जोड़ेगा, लेकिन ये उसमें उसके जो सोल्डर करने के लिए मदद करेगा बस। ठीक है, तो दो जीआई शीट को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, अब ये जिंक क्लोराइड है, इसका यूज कहाँ करेंगे हम? ये दूसरा जो है हमारा कोरोसिव फ्लेक्स में जिंक क्लोराइड की बात है। जिंक का मतलब होता है जस्ता, हिंदी में क्या बोलेंगे? जस्ता क्लोराइड। हिंदी में क्या बोलेंगे? जस्ता क्लोराइड। और ये जो है इसका यूज कहाँ करेंगे? तो हम या तो कॉपर की सीट या आपका जो टीन की सीट, कॉपर या टीन की जो सीट होती है उसको जोड़ने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं? तो जिंक क्लोराइड का। ठीक है, किसकी सीट को जोड़ना है हम यहाँ पे? जीआई सीट यहाँ पे इसमें है ना, इसमें कौन सी सीट जोड़ना है आपको? कॉपर सीट। पहला जो है कॉपर की जो सीट है उसको जोड़ने के लिए हम जिंक क्लोराइड का उपयोग करेंगे। वायर नहीं, सीट मतलब पतले पतले चादर होते हैं उनको जोड़ना है। या आपका जो टीन की जो सीट होती है, टीन की सीट को जोड़ना है, तो जिंक क्लोराइड फ्लेक्स का यूज करेंगे हम। और तीसरा जो है आपका यूज की बात कर रहा है, वो एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कॉपर की सीट को भी जोड़ता है, ये टीन की जो सीट होगी उसको भी जोड़ेगा। ठीक है, और ब्रास जानते होंगे। ठीक है, तो ब्रास की सीट को भी जोड़ता है, ब्रास सीट। मतलब इसको क्या बोलेंगे? पीतल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पीतल के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे क्या? तांबा। टीन मतलब टीन ही बोलते हैं इसको, और कोई दूसरा नाम नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन ब्रास का एक नाम है, क्या होगा? इसको पीतल भी बोलते हैं हम। क्या बोलेंगे हम? पीतल। पीतल की जो धातु है उसकी सीट होती है, उस सीट को जोड़ने के लिए भी जिंक क्लोराइड का यूज करेंगे। कॉपर की सीट को जोड़ने के लिए टीन की सीट को, और ब्रॉस की सीट को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करेंगे। आ गया समझ? अब उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो होगा इसका यूज कहां करेंगे हम? ठीक है, तो अमोनियम जो क्लोराइड है इसका यूज करेंगे हम स्टील की सीट। स्टील जानते होंगे, स्टेनलेस स्टील और बहुत सारे स्टील के मतलब ये डिफरेंट टाइप के गिलास वगैरह, बर्तन वगैरह, ये सारे चीज होते हैं। उनकी जो सीट होती है, सीट मतलब पतले चादर के रूप में होंगे, तो चादर के रूप में कभी अगर वो फूट गया तो हम क्या होगा? कोरोसिव फ्लक्स का यूज करेंगे। और वो कौन सा होगा कोरोसिव फ्लक्स? तो NH4Cl। इसको क्षारीय फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम? क्षारीय फ्लक्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब ये क्षारीय फ्लक्स जो अमोनियम क्लोराइड है इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो कॉपर की सीट भी जोड़ता है और स्टील की सीट भी। ये तांबा सीट, और दूसरा जो है
स्टील की शीट को जोड़ेगा, स्टील शीट। ठीक है, तो तांबा और स्टील की शीट को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो अमोनियम क्लोराइड फ्लेक्स के रूप में काम करता है, मतलब मदद करता है ये। ठीक है, तो कोरोसिव फ्लेक्स मेनली कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। HCl, NH4, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, 3 भागों में हमने बांट दिए। ठीक है, HCl को तेजाब के नाम से भी जाना जाता है, ये सारा चीज बता दिया मैंने आपको। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो है ये किसको जोड़ेगा? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो शीट है उसको जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सी शीट को जोड़ने के लिए? गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट। गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब शीट होती है, इस टाइप का ये सिंबल बना दिया हूं मैंने। ठीक है, ये HCl का यूज करेंगे हम। ठीक है, किसके रूप में? तो फ्लक्स के रूप में यूज करेंगे हम। ठीक है, जिंक क्लोराइड ये कॉपर की शीट को जोड़ेगा, या टीन की शीट को जोड़ेगा, या ब्रॉस की शीट को जोड़ेगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कौन कौन सी शीट को जोड़ेगा? तो तांबा की शीट। मतलब ये कि वायर नहीं जोड़ना है यहाँ, वायर से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, यहाँ पे शीट से रिलेटेड है। क्योंकि ये क्या होगा? लिक्विड के रूप मतलब ये कि ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है, और ये अम्ल और क्षारीय रूप में पाया जाता है। ठीक है, या तो ये अम्ल भी होगा इसमें और क्षार भी होगा। ठीक है, ये हमारे जो धातु की, अब जो भी जैसे मान लो ये GI इसकी सतह को क्या करेगा? खराब करेगा, मतलब ये कि वहां जंग लगाएगा। ठीक है, और भी तो क्या होता है कि कोरोसिव फ्लेक्स का हम यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे ही हम जब भी सोल्डर करते हैं, सोल्डर करने के बाद वो उसकी जो सतह सरफेस को पूरा जहां पे भी सोल्डर किए वो सरफेस को पूरा धुल देते हैं, तो उतना जंग नहीं लगता और उतनी हानि नहीं पहुंचाता। मतलब ये हानिकारक तो रहता है, लेकिन अगर मान लो उसको धोगे नहीं, मतलब पूरा प्लेन नहीं करोगे, बाद में धोना पड़ता है इसको। ठीक है, जहां पे भी सोल्डर करते हैं बाद में पूरा धो दे, जैसे सोल्डर करने के बाद तुरंत धो दिए तो क्या होगा? उतना इफेक्ट नहीं करता, मतलब उतना जंक नहीं लगेगा। लेकिन जंक लगवाता है, लेकिन उतना नहीं लगेगा, तो इसकी थोड़ी सी हानि जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, तो कोरोसिव फ्लेक्स के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी चीज मैंने बता दी, एक एक जानकारी बताया हूं, एक एक चीज। ठीक है, मतलब कॉपर की शीट का, अब कॉपर की शीट क्या होती है? तो हम अर्थिंग में, कौन सी अर्थिंग में? तो प्लेट अर्थिंग में भैया कॉपर की शीट का यूज करेंगे, है क्या नहीं? ये जो है कॉपर की शीट का यूज कहां करेंगे? तो भैया प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग मतलब ये है कि जो अर्थ की जो प्लेट है और वो जो अर्थ का वायर है उससे क्या कर देते हैं? ज्वाइंट करना पड़ता है वहां, तभी हम वो वायर को ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो वो भी कॉपर का बना हुआ होगा और प्लेट भी कॉपर की बनी होगी, तो वहां कैसे सोल्डर करेंगे हम? ऐसा ज्वाइंट तो नहीं करेंगे, तो थोड़ा सोल्डर कर देते हैं, ताकि, अब सोल्डर क्यों करते हैं? तो रेजिस्टेंस भी कम, आगे इसके जो कार्य में बताऊंगा मैं, बहुत सारे काम करता है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम वर्क है इसके। ठीक है, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का यूज कहां करेंगे? कॉपर की शीट, टीन की शीट और ब्रॉस की शीट। ब्रॉस मतलब होता है पीतल, ये बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। स्विच के जो टर्मिनल वगैरह जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? ब्रॉस के। ठीक है, पीतल के सबसे ज्यादा, या कॉन्टेक्टर बनाए जाते हैं, ब्रॉस के बनाए जाते हैं कॉन्टेक्टर। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी आपको पता है। अमोनियम क्लोराइड, हाँ ये चीज इसको कैसा याद रखना है? तो कैसे याद रखना है कि ये वाले जो है अर्थिंग, या अर्थिंग का सिंबल बना देता हूं मैं। यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल है। अर्थिंग मतलब अर्थिंग करते समय जो भी अर्थिंग करेंगे तो जो ऊपर का जो कवर होता है वो काय का बना है? GI शीट का बनाया ढक्कन जो होता है वो GI शीट का। तो यहाँ पे अर्थिंग में बहुत ज्यादा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे हम, तो अर्थिंग में बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो अर्थ का सिंबल बना देता हूँ। यहाँ पे भी कॉपर की शीट है जो अर्थिंग में यूज करते हैं, और ब्रॉस वगैरह है और दूसरे काम में यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रिक काम में यूज करेंगे। ब्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। ठीक है, अगर मान लो कोई टर्मिनल, दो टर्मिनल को आपस में जोड़ना है, ठीक है, टूट गए हैं टर्मिनल, आपस में जोड़ना है, तो क्या हम सोल्डिंग करेंगे, और सोल्डिंग करेंगे तो क्या होगा? कौन सा फ्लक्स का यूज करोगे? तो जिंक क्लोराइड का। ठीक है, अगर मान लो कोई स्विच है और स्विच के अंदर की जो पत्ती है, पत्ती टाइप की होती है, वो पत्ती अगर टूट गई तो किसका इस्तेमाल करोगे? वो ब्रॉस की पत्ती है, ब्रॉस की पत्ती के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करोगे? तो आप जिंक क्लोराइड। तो ये चीज अपने को इससे याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड मतलब ये कि अमोनियम क्लोराइड हम शुष्क सेल में भी यूज करते हैं। कौन से सेल में? ड्राई बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो शुष्क सेल से याद रखना है आपको, शुष्क पाउडर के रूप में रहता है शुष्क सेल।
ठीक है। तो ये शुष्क सेल में याद रखने के लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आगे कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, मात्र ये जो अर्थिंग का सिंबल बन रहा है ये याद रखने के लिए है। शुष्क सेल में किसका, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो मतलब ये क्षारीय फ्लक्स होगा। अब तुमको पूछा जाता है यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स जो होता है, कौन सा कोरोसिव फ्लक्स अम्लीय रूप में पाया जाता है, तो अम्लीय रूप में पाया जाता है ये HCl। मैंने पूरा बता दिया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। इनमें से जो कौन सा फ्लक्स है जो क्षारीय रूप में पाया जाता है, तो NH4Cl। NH4Cl का कहाँ पे, तो शुष्क सेल में यूज किया जाता है। और कौन कौन सी सीट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तांबा की सीट और स्टील की सीट। ठीक है, सबके अलग अलग टाइप है। गैल्वेनाइज्ड आयरन की सीट को कौन जोड़ेगा, तो HCl। ठीक है, कॉपर, टीन या ब्रॉस की सीट को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड। तो ये आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये सारी जानकारी मैंने पूरी एक चीज बताया, पूरा डिस्कस करवा दिया, और मतलब ये कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आपने एक बार ये क्लास को देख लिए तो आसानी से आप समझ जाओगे। अपने को क्लास, जो भी क्लास है, मेरी जो वीडियो क्लास है वो शुरू से लेके अंतिम तक देखना पड़ेगा आपको, पूरी डिटेल मिलेगी। मतलब ये कि एक भी नहीं, मतलब अलग से कोई चीज नहीं होगी उसमें। मेन जो मटेरियल है, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से या अपने नॉलेज की दृष्टि से देखा जाए, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगा, पूरी डिटेल मिलेगी आपको। ठीक है, तो मतलब वो भी विथ एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल मेन है, हमको एग्जाम्पल याद रखना कि बोले अर्थिंग में GI प्लेट ऊपर रहता है, ढक्कन, उसकी सीट को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, HCl। ऐसा मतलब ये है कि हमको याद रखना है।